नमस्कार दोस्तों, पृथ्वी बीमार हो चुकी है। 2023 अब तक का सबसे गर्म साल था और लगातार 11 महीने से हर एक महीना अपने आप में सबसे गर्म महीने होने का रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। 2023 सितंबर से लेकर के 2024 अप्रैल तक जो महीना है वो अभी तक का सबसे गर्म महीने का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। धरती का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। आप वीडियो को स्किप करने की कोशिश भी मत करिएगा, क्योंकि प्रकृति ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है और प्रकृति को बचाने के लिए आपका और मेरा एक कर्तव्य है। धरती का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसके वजह से 1993 से लेकर के अभी तक जो समुद्र का जलस्तर है 103.31 मिलीमीटर पर ईयर इंक्रीज हो रहा है, जो कि खतरे का घंटी है। 10% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो कि समुद्र के किनारे रहते हैं, उनके ऊपर ये खतरा मंडरा रहा है। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कि इनके अंदर समा जाएंगे, जैसे न्यूयॉर्क, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं, जिससे आप भारत को भी पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। अभी इसरो ने ही हाल ही में एक रिपोर्ट पेश किया था, मॉनिटरिंग सेंस के अनुसार उन्होंने एक चीज बताई और कहा कि जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो गेपांग ग्लेशियर लेक है वो 178% इंक्रीज हुआ है। तो इससे भारत को भी बहुत ज्यादा नुकसान होने का अंदेशा है। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि वही अंटार्कटिका का बर्फ 150 बिलियन टन की दर से प्रत्येक साल पिघल रहा है। वही मैं बात करूं अगर आर्कटिक सी का, तो 12.2 पर डिकेड की ईयर से सिकुड़ रहा है। तो ये सारा खतरे का ऐलान बच चुका है और हो सकता है कि आपकी पीढ़ी, मतलब अगर आप 20 इयर्स के हैं तो ये लास्ट जनरेशन होने वाला है। आपको मजाक लग रहा होगा, ऐसे ही मजाक लगा था 400 साल पहले जब गैलीलियो ने ये बोला था कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, तो उसे जेल भेज दिया गया, उसे मौत की सजा भी दे दी गई। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि बाद में पता चला कि ये सच है कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। वैसे ही जो अर्थ है वो अल्टीमेटम जारी कर दिया है और ये लास्ट डिकेड है, अगर हमें बचा सको तो बचा लो। लेकिन जो मानवीय कृत है वो इसके पीछे अभी भी पड़े हुए हैं। और अगर आप थोड़े से भी पृथ्वी को लेकर के सेंसिटिव हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये पृथ्वी क्यों जल रहा है और कौन से ऐसे कारण है जो पृथ्वी को बचा सकता है। फ्रांस के अंदर एक समझौता हुआ था जिसका नाम था पेरिस जलवायु समझौता, और जितने भी यूनाइटेड नेशन के कंट्री के देश थे उन्होंने सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया था कि जो पृथ्वी का औसत तापमान है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ने नहीं देना है। लेकिन मैं अगर बात करूं कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर बढ़ करके अगर ये टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो क्या होगा। आपको लग रहा होगा यार 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर अर्थ का तापमान बढ़ भी जाता है तो क्या होगा। तो क्या इसका कुछ नुकसान हो सकता है, इसे जानते हैं हम लोग। तो क्रॉप प्रोडक्शन 3% से लेकर के 7% तक रिडक्शन हो सकता है। तो आप सोचिए, और वही प्लांट जो है वो 8% से लेकर के 60% तक उनका रिडक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वही अगर वर्टेब्रा एनिमल्स की बात करें तो 4% से 8% तक रिडक्शन होगा। वही अगर मैं बात करूं कि फिश प्रोडक्शन की, तो अगर अभी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1.5 मिलियन टन का अगर नुकसान हो रहा है, तो अगर वही 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3 मिलियन टन प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। इस सारी चीजों से आपके दिमाग कोई बत्ती जल गई होगी और समझ में आ गया होगा कि 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का अर्थ टेम्परेचर बढ़ने से कितना ज्यादा हमें नुकसान हो सकता है। सी का लेवल जो है वो 40 सेंटीमीटर से लेकर के 46 सेंटीमीटर तक इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारा जो भी सिम्टम आप जो देख रहे हैं ना धरती बीमार होने का, ये सब कुछ आपको समझ में अब धीरे धीरे आने लगा होगा। अब पेरिस जलवायु समझौता में तो सारे देशों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से एवरेज टेम्परेचर धरती का बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज, जो कि यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है, उसने अपने 2021 के 6th एडिशन रिपोर्ट में ये बता दिया है कि जो अभी हम फिलहाल जी रहे हैं वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर आ चुका है। मतलब कि ये हम हासिल कर चुके हैं, जो कि हमारे लिए ये सही नहीं है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिर ये सारी चीजें हो क्यों रही है। तो इसका जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग अपने एक साधारण जीवन से जोड़ करके देखते हैं कि आखिर ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है।
जैसे अगर आप गर्मी में अगर सोने जाते हैं और एक चादर लेकर के लेट जाइए, आप देखेंगे कि जो आपके शरीर की उष्मा है वो निकलने नहीं देता वो चादर। वैसे ही जब हमारा सूर्य का विकिरण धरती पे पड़ता है और वो वापस जब धरती उससे परावर्तित करती है तो कुछ नॉनसेंस गैसेस हैं जो इन्हें ट्रैप कर लेती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, ये सारे गैसेस जो हैं ये ट्रैप कर लेती है सूर्य के विकिरण को। लेकिन ये बात नोट करने वाला कि आखिर ये जो गैसेस हैं ये कैसे उष्मा को रोक लेते हैं और सारे गैसेस क्यों नहीं रोकते हैं। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जो इनके मॉलिक्यूल्स का रेंज होता है ये बड़ा होता है और ये क्या करते हैं कि उष्मा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अंतरिक्ष में उष्मा को जाने नहीं देते, जिसके वजह से अर्थ के नजदीक वायुमंडल को बहुत गर्म कर देते हैं, जिसके वजह से बहुत सारा क्लाइमेट चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेगा और आगे जिस पे हम बात करने वाले हैं। अब सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या इसका एक मेन कारण है, क्या मीथेन इसका मेन कारण नहीं है। तो मैं पहले आपको एक चीज बता दूं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और मीथेन के बीच में अगर हम डिफरेंस की बात कर ले थोड़ा सा, तो जो मीथेन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है अगर मैं सिंगल मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो। लेकिन मीथेन की प्रतिशत जो है वो बहुत कम है, वो 60% है और CO2 जो है 62% हमारे वायुमंडल के अंदर ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि ऐसा क्यों है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ही हम ज्यादा नाम लेते हैं। वही मैं अगर एक चीज की बात करूं कि जो लाइफ स्पेन होता है मीथेन का वो 7 से 12 साल के बीच में होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का जो लाइफ स्पेन है वो 100 ईयर्स है। वही नाइट्रस ऑक्साइड का जो लाइफ स्पेन है वो 113 साल है। इसीलिए हमें CO2 की बात हमेशा करते हैं, मीथेन की बात कम करते हैं, क्योंकि मीथेन एक नेचुरल गैस है और CO2 भी नेचुरल गैस है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जो मानवीय कृत है उससे सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होता है, जिस पे हम बात करने वाले हैं। इन सबके बावजूद भी कार्बन का उत्सर्जन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ ऐसे देश हैं कि इस सब के बावजूद भी कार्बन उत्सर्जन कम करने का नाम नहीं ले रहे। जैसे चाइना है, विश्व का 30% कार्बन उत्सर्जन करने का उसका श्रेय जाता है। वही अमेरिका की बात करें तो 14% और वही अपने प्यारे भारत की बात करें तो 7% है। लेकिन भारत का सबसे एक अच्छी चीज ये है कि जो पर कैपिटा उत्सर्जन है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की क्षमता है वो बहुत कम है। और वही अगर मैं G20 देशों की बात करूं तो 75% इंक्लूडेशन है इनका ग्लोबल वार्मिंग में पूरे विश्व के अंदर। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि गरीबी और अमीरी की बात आ जाती है। जो गरीब देश है वो कार्बन उत्सर्जन बहुत कम करते हैं, ये सच्चाई है। अभी तक आपके दिमाग में कुछ चुल मच रही होगी कि मैंने अभी तक जलवायु परिवर्तन का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का एक छोटा भाई है क्लाइमेट चेंज। क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो होता है वो एक प्राकृतिक नेचर है, वेदर का लॉन्ग टर्म में चेंजेस होना ही क्लाइमेट चेंज होता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग जो मानवीय कृत से है उसके कारण क्लाइमेट चेंजेस होता है। क्लाइमेट एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सी, अर्थ और बहुत सारी चीजें जैसे डिजर्ट, सवाना, फॉरेस्ट, ये सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। लेकिन अगर क्लाइमेट अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ इनको ही प्रभावित करने वाला है, तो ऐसा नहीं है। मानवीय जीवन को ऐसा प्रभावित करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हमारी हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है वो टेम्परेचर को मेजर करती है और हमारे बॉडी को बताती है कि आखिर हमें कितने टेम्परेचर की जरूरत है। लेकिन जब जलवायु परिवर्तन होगा और जब हमारा औसत तापमान धरती का बढ़ेगा, हमारे अर्थ का औसत तापमान है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऐसा होता है, तो अगर हमारी बॉडी के टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और अप्रॉक्सीमेटली अगर ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिया जाता है, तो जो हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम है वो फेल हो सकता है, हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड काम करना बंद कर सकती है। ये सारी नर्वस सिस्टम और हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करने वाला है। दुनिया में ऐसे 13 मिलियन लोग हैं जो कि क्लाइमेट चेंज से बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मानवीय जो बीमारी है, जैसे आप देख सकते होंगे कि हमें अस्थमा बहुत ज्यादा आजकल लोगों को होना शुरू हो गया है एयर पॉल्यूशन की वजह से। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड हार्ट अटैक, ये सारी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ये क्लाइमेट चेंज का ही एक मुख्य कारण है। हेल्थ रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सबके पीछे का कारण और समाधान क्या है, इस पे बात भी करना तो जरूरी होता है। अब हम समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे जैसे हम आधुनिक होते गए, हमारी डिमांड बढ़ती गई, हम एक उपभोक्तावादी बनते गए और हमें बहुत ज्यादा जो है चीजों की जरूरत पड़ने लगी।
इन सब का कारण क्या है और आखिर समाधान क्या है? यूनाइटेड नेशन के अनुसार CO2 75% कंट्रीब्यूशन करता है, 90% क्लाइमेट चेंज को करने का उत्तरदायी देता है। इसके पीछे क्या है? फोसिल फ्यूल्स में जैसे कोयला हो गया, गैस हो गया और तेल हो गया। वही मैं बात करूं पेड़ों की कटाई, तो 12 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर पेड़ों की कटाई हो रही है। वही अगर मैं इस चीज की और थोड़ा सा अगर बात कर लूं, तो आधुनिकता में हम लोग इतने पागल हो चुके हैं कि हर एक इंसान के पास इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टेशन है, जिससे कि पर कैपिटा उत्सर्जन बढ़ रहा है। जनसंख्या वृद्धि भी एक ऐसा कारण है जो इस चीज को और ज्यादा प्रमोट करता है, क्योंकि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतना पर कैपिटा कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा। तो जनसंख्या को भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो गया है। मैं अगर एक चीज मैं फंडामेंटली बात करूं कि आखिर इससे बहुत आसानी के साथ कैसे डील किया जाए, तो जो हमारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा है उसे कम करना होगा और एक ऐसी बॉडी बनानी होगी जो कि इस चीज पे एक्शन ले सके। क्योंकि अगर जिस तरीके से अभी चल रहा है हमारे वैश्विक प्रतिस्पर्धा, इससे बहुत ज्यादा हमारे जलवायु संकट को प्रभावित किया जाएगा और इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसके कारण गरीबी भी बढ़ी है। 23 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण गरीबी के अंदर आए हैं। और हमारा जो अभी इकोनॉमिक है वो अभी श्रिंक 3 से 4% तक सिकुड़ जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार ऐसा क्यों? क्योंकि क्लाइमेट हर एक देश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्लाइमेट हर एक देश के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जिस देश का क्लाइमेट बहुत प्यारा होता है वो देश आगे बढ़ेगा, और जिस देश के अंदर ये सारी समस्याएं होंगी तो देश आने वाले समय में बहुत पीछे हो जाएगा। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि अब इस सारी चीजों को पीछे छोड़ रहे हैं। जैसे चाइना है, अब वो वाइंड एनर्जी का ज्यादा प्रयोग कर रहा है। वही भूटान जो है वो पहले से ही बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड को कम करके रखा हुआ है। वही स्विट्जरलैंड और बहुत सारे ऐसे, नॉर्वे, ऐसे सारे देश हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को पहले से ही रिड्यूस करना शुरू कर दिए हैं और वहां के हालात भी बहुत अच्छे हैं। हम लोगों की बात करते हैं यार कि ये क्लाइमेट हैप्पीनेस इंडेक्स का क्या कारण है। देखिए भारत का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है बहुत ही बुरा है। नॉर्वे या स्वीडन ऐसा क्यों है कि वहां पे हैप्पीनेस इंडेक्स इतना सही है? क्योंकि इसका कारण यह भी है कि वहां की जलवायु बहुत अच्छी है और वहां का टेम्परेचर अभी मेंटेन है। तो इसका खतरा हर एंगल से और हर प्रकार से आपको ही झेलना है, मनुष्य को झेलना है, क्योंकि मनुष्य सारे जानवरों में सबसे कमजोर होता है। उसे चलने में 9 मंथ लगते हैं, लेकिन और कोई भी ऐसा जानवर नहीं है, उसे बहुत कम से कम समय में ही वो चलना शुरू कर देता है और बहुत मजबूत भी होता है। तो सबसे ज्यादा खतरा मनुष्य को ही होने वाला है। लेकिन अगर हम इसकी सोल्यूशन की बात करें यार, इसकी सोल्यूशन क्या है? बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिससे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं समय रहते हुए। हमें अल्टीमेटम तो मिल चुका है, आखिरी सेंचुरी में चल रहे हैं। अगर इसको नहीं रोका गया तो 21 सेंचुरी में 4 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। लेकिन अगर समस्या है तो उसका समाधान भी भगवान ने और इस प्रकृति ने बनाया हुआ है। सबसे ज्यादा जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है फॉसिल फ्यूल से, जो कि हम यूज करते हैं कोयला, गैस और ऑयल से। उसे हमें डिक्रीज करना। यूनाइटेड नेशन के हिसाब से अगर हमें पृथ्वी के औसत तापमान को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करना है, यूनाइटेड नेशन के हिसाब से 45% कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को 2030 तक रिडक्शन करना पड़ेगा। वही नेट जीरो फॉलो करने के लिए और प्राप्त करने के लिए हमें 2050 तक इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या जो फॉसिल फ्यूल्स की है उसे कम करने के लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ने के लिए हमें सोलर एनर्जी पे काम करना होगा, वाइंड एनर्जी पे काम करना होगा, जियोथर्मल एनर्जी पे काम करना होगा, ग्रीन एनर्जी पे काम करना होगा। और ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब अपना माइंड सेटअप को चेंज करेंगे। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं तो 42 मिलियन जॉब भी जो है हमें प्राप्त होगा, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को भी कम करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। दूसरी तरफ बात करें तो हमें प्लांटेशन करना होगा, मतलब पेड़ों की संख्या को बढ़ाना होगा। एक आम का पेड़ अपने जीवन काल में 81 टन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और 281 टन ऑक्सीजन को रिलीज करता है। हम और आप क्या कर सकते हैं? इंडिविजुअली कार्बन इमिशन को रोकना होगा और हमें इस इन्वायरमेंट को बचाना होगा।
हम एक मानव हैं और हमारे पास बहुत ज्यादा माइंड होता है, जिससे हमें इस जीवों का संरक्षण और इकोसिस्टम बचाने का उत्तरदायित्व भगवान ने दिया हुआ, जिसे बचाना हमारा कर्तव्य है और धर्म भी है। तो हम क्यों नहीं इसे बचाने की एक मुहिम छेड़ते हैं, और आप भी। तो आज हम शपथ लेते हैं कि हम और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और आप देख रहे हैं, आज एक पेड़ लगाएंगे और हमें आप इंस्टाग्राम पे टैग करके ये पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।